हिंदगी, हिंदी है जिंदगी। नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे पुनः आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा शब्दों के मार्फत से। शब्द इसलिए कहा क्योंकि आज मैं आपसे जिन्हें मिलाने वाला हूं वे शब्द के जौहरी ही नहीं, वे स्वयं प्रणेता भी हैं। उनके शब्द स्वयं ब्रह्म हैं और जिनके शब्दों में ब्रह्मत्व हो उन्हें सादर नमन है। गुरु समान है जिनसे न सिर्फ हम जैसे साहित्य सेवी सीखते हैं बल्कि हमसे भी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके सामने नतमस्तक हैं। आज उनके विषय में जितना मैं कहूं उतना ही कम है, परंतु अवश्य एक बात कहना चाहूंगा, नाम गोविंद है परंतु ये सुदर्शन चलाते हैं शब्दों के, और उन शब्दों में अद्भुत एक चमत्कार देखने को मिलेगा आपको। ऐसा चमत्कार जो सिर्फ जोड़ने का काम करता है, काटकर अलग करने का नहीं। हमारे बीच गोविंद जी हैं, चक्रधर हैं ये भी, परंतु शब्दों के। आज इनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम होगा। इतिहास के पन्ने में यदि यह नाम पुनः कहीं गूंजेगा तो निश्चित तौर पे वो स्वयं हिंदी के क्षेत्र में ही गूंजेगा। हमारे सबसे प्रिय और खास करके मेरे विद्यार्थियों के जब बात होती है, इनके पात्र जो हैं हवा पानी पर भी मुकदमा चलाते हैं। इनके पात्र जो हैं स्पष्ट बोलते हैं। इनके पात्र जो हैं नई दृष्टि देते हैं। इनके पात्र जो हैं आपको हमको बांधे रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिससे आपको मिलाने वाला हूं उनके विषय में मैं जितना कहूंगा उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। इस मंच के मार्फत से हिंदगी हिंदी है जिंदगी के मार्फत से ये साक्षात्कार श्रृंखला जो है आप तक पहुंच रही है। यह अनुपम कड़ी है। इस चौथी कड़ी के बीच में हम आपकी मुलाकात जो है ऐसे ही साहित्य साधक और सादगी से भरे व्यक्तित्व को बुलाना चाहूंगा जिनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहता है, कृष्ण सा मुस्कान है, और नाम है गोविंद शर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हें मंच पर सीधे ले आ रहा हूं। मैं चाहूंगा करतल ध्वनियों से, भले उसकी अनुगूंज वहां ना सुनाई दे परंतु यहां जरूर सुनाई दे। मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं। हमारे बीच में हैं गोविंद शर्मा जी। नमन, आपका स्वागत है गुरुवर। मैं गुरुवर इसलिए कहूंगा क्योंकि लघु कथा के आप श्रेष्ठतम
रचयिता हैं। आपके शब्द जो है निश्चित तौर पे मैं मोहित हो जाता हूँ जब भी आपकी जो लघु कथाएं जो सरसराहट या फिर यूं कहूँ कि गंगा यमुना की तरफ बहते रहती हैं और फेसबुक के मार्फत से और न जाने कहां से वो मुझे तरंगित करती रहती हैं। आपकी पुस्तकें मिली हैं मुझे, मैं आपको नमन करता हूँ। आप सादगी के स्वयं एक मिसाल हैं। आपको पुनः नमन है, गुरुदेव अवश्य कहूंगा आपको और पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत है इस मंच पर ऋषि द्वारा जो ये प्रणीत है और आपको आपके चरणों में ये त्रिलोकनाथ पांडे नमन करता है और पुनः स्वागत करता है और सीखने के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ, जानने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और जितने मेरे दर्शक यहाँ बैठे हैं, चाहे वो यूट्यूब से जुड़े हैं, चाहे फेसबुक से जुड़े हैं, आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि कैसे सृजन किया जाता है, किन किन दौरों से आप गुजरे हैं, कहाँ तक आपकी वाणी जो है वो शब्दबद्ध हुए और कहाँ तक वो पहुंची हैं। उसकी धार इतनी तेज थी, साहित्य अकादमी भी आपको नमन करती है। आपको नमन है सर, पुनः स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी, बड़ी इच्छा थी आपसे बात करने की और एक अरसे के बाद पूरी हुई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी को धन्यवाद और डॉक्टर विनोद प्रसून जी को भी, उनसे पहली बार मुलाकात होगी। और अब मैं क्या बोलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने मेरी तारीफ में शब्दकोश के सारे शब्द उंडेल दिए। इसके बाद शायद शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं बचा होगा जो आपने मेरे लिए नहीं कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा है कि आपने जल्दी ही सारे शब्द कर दिए, वरना मैं फिर अब बोलने की स्थिति में भी नहीं रहता। अब भी मैं गदगद हूँ आपकी भाषा सुन करके। आपने मुझे गुरु कहा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी का भी गुरु नहीं हूँ और मेरी सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि मेरा भी कोई गुरु नहीं है। मेरे गुरु हैं तो पाठक हैं, इसलिए मैं किसको गुरु बताऊं। तो सबसे आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको नमस्कार, ऋषि जी को नमस्कार, विनोद जी को और तमाम मित्रों को, दर्शकों को जो आज उपस्थित हुए हैं। एक लोकप्रिय है ये कार्यक्रम हिंदगी का और निसंदेह हिंदी के लिए बहुत ही उत्तम और अनुकूल कार्यक्रम है। केवल हिंदी का नाम नहीं लेता भी हम हिंदी वाले हैं, जी नहीं, हम हिंदी हैं। ये है हिंदी है, हम हिंदोस्ता हमारा। वो हिंदी भाषा भी और भारतीयता भी दोनों आपके कार्यक्रम में मुझे मिलती रही है। मैं हमेशा देखता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सही माने में ये सौभाग्य है हमारा कि आप हम तक जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं सर। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आपके चाहने वाले कम नहीं हैं। मुझे लगा कि मैं हूँ, परंतु कतार जो है काफी लंबी है, फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक। आपको नमन है सर। उस कतार में मैं भी हूँ और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये ऑनलाइन जिस तरह आज हम बातें कर रहे हैं, ये एक बार मैंने किसी और जगह बात की थी और दूसरी बार डॉक्टर ऋषि शर्मा के कार्यक्रम में ही की थी। और मुझे खुशी है कि मैं उसी से जुड़ता आ रहा हूँ, देखता भी आ रहा हूँ और दिखाता भी आ रहा हूँ अपने आप को। खुशी तो होगी ना, कोई अपने घर जैसा माहौल मुझे इस कार्यक्रम में मिल रहा है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे कुछ मित्र हैं, वो कह रहे हैं फेसबुक से, सर जाने अनजाने में बहुतों के गुरु हैं, हम लोग एकलव्य के समान हैं सर, आपको नमन करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और खास करके जब सृजन की दुनिया हो तो निश्चित तौर पे यह नाम जो है गोविंद शर्मा निश्चित तौर पे श्री कृष्ण के समान ही है। आपको नमन है सर। सर जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक शुरुआत होती है सभी की अपनी जिंदगी में, तो लेखन की शुरुआत सही माने में वो कब से हुई थी? कब वो चस्का लगा वो लेखन का, वो शब्द जाके कहीं कुलबुलाने लगे और कहने लगे कि चलो भाई आज गोविंद शर्मा की जो कलम है, वो जो धमनियां है कलम की, वहां से निकले और कुछ चिंगारी बन के निकले। जी सर। बच्चे को सबसे पहले क्या मिलता है खेलने के लिए? खिलौने। जी जी। हर बच्चे को लगभग, गांव का बच्चा है तो मिट्टी से बने हुए, मिट्टी में पके हुए खिलौने मिल जाएंगे।
जी मुझे भी मिले खिलौने, मुझे भी बचपन में खिलौने मिले, लेकिन क्या थे वो, आपको पता है? वो पुस्तकें थी खेलने वाह, के लिए। जब मैं पढ़ना भी नहीं जानता था, मैं ककहरा भी नहीं सीख पाया था, उससे पहले ही खेलने के लिए मुझे पुस्तकें मिली। क्यों? क्योंकि मेरे दादा को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का चाव था, और उनके पास पता नहीं कितनी किस्म के ग्रंथ थे धार्मिक, और कल्याण पत्रिका और दूसरी जो धार्मिक पत्रिकाएं, उनका ढेर रहता था। मैं उनमें जी, से कोई भी उठा लेता था खेलने के लिए। और मजे की बात देखिए, उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं कि तू फाड़ देगा इसको। पुस्तकों से मैं खेलता रहा, पढ़ता जी, रहा, सीखता रहा, उनको देखता रहा। महाभारत, रामायण, इनके दर्शन मैंने उस टाइम में कर लिए थे जब मैं जानता ही नहीं था अभी ये हैं क्या। अरे वाह, चलता रहा कई साल तक यही काम। फिर बारी आई स्वतंत्रता सेनानी मेरे पिता की। उनकी रुचि साहित्यिक किताबों में और राजनीतिक किताबों में थी। वो ढेर घर पर लाते थे, जब भी जेल से बाहर होते किताबों के अंदर होते वो। और फिर मैं वो किताबें देखने लगा। तो आप ये समझिए कि मेरी शुरुआत धार्मिक किताबों को देखने से और राजनीतिक या साहित्यिक किताबें पढ़ना शुरू करने से हुई, और ये क्रम चलता रहा। फिर मैं पत्रिकाएं खुद खरीदने लगा, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह वगैरह, और उसके बाद में चंपक पत्रिका भी। मैं अपने बच्चों के लिए भी बाल साहित्य की पत्रिकाएं लाता रहा, जैसे चंपक, नंदन वगैरह वगैरह। उनको देने से पहले मैं पढ़ता खुद। और जी, इस तरह चलते चलते 26 वर्ष की उम्र में एक दिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो बातें लिखी है, इसमें जो कहानी लिखी है, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। और आप विश्वास करेंगे कि एक ही दिन मैंने 2 बाल कथाएं लिख दी। और बाल कथाएं लिख क्या दी, सीधी टाइप ही कर दी टाइपराइटर पर, क्योंकि मैं हिंदी की टाइप जानता था। और अरे हिंदी वाह, के और टाइप ही कर दी और चंपक पत्रिका को ही भिजवा दी। आश्चर्य हुआ आपको कि 2 महीने के अंदर एक ही अंक में वो दोनों बाल कथाएं छप गई। क्या बात है। और उस दिन एक बाल साहित्यकार का जन्म हो गया। उससे अगले दिन मैंने एक व्यंग्य लिखा, एक व्यंग्य, और वो मैंने टाइप करके, एक हिंदी शंकर वीकली पत्रिका थी, जी, 1971 1971 में 1 वर्ष के लिए छपी थी, फिर बंद हो गई। उसको भेजा, 10वें दिन उसके अंदर छपा हुआ दिख गया। तो एक अ, बाल साहित्यकार और व्यंग्यकार का इस तरह जन्म हो गया। फिर तो एक धारा बन गई, कभी बाल कथा और कभी व्यंग्य। कुछ 4-5 साल बाद लघु कथाएं भी लिखने लगा। और उस वक्त के धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान बड़ी पत्रिकाएं थी, सारिका जी, भी बड़ी पत्रिका थी। इन पत्रिकाओं में मेरी लघु कथा छप चुकी। लेकिन ज्यादा जोर रहा बाल कथाओं पर, और उससे ज्यादा रहा व्यंग्य पर, क्योंकि एक दैनिक समाचार पत्र ने, एक पाक्षिक ने मुझे एक स्तंभ ही दे दिया कि इसमें लिखो। और वो स्तंभ मैंने पाक्षिक पत्रिका सरिता के एक स्तंभ में 20 साल तक 1975 से लेकर 1992 तक लगातार लिखा। शून्य काल का शून्य लाभ। अरे वाह, और उनको खूब पसंद आता था उन दिनों में। इस तरह व्यंग्य मैंने ज्यादा लिखे हैं, बाल कथाएं कुछ कम है, लेकिन पुस्तकें बाल कथाओं की अधिक छपी। क्योंकि आज भी और तब भी मुझे बाल कथा लिखने से जो सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, वो किसी हाँ, और रचना से नहीं। जब एक बच्चा पढ़कर कहता है बहुत अच्छी कहानी लगी, बस। अब कोई बड़ा कहता है बहुत अच्छा व्यंग्य लगा, उससे ज्यादा उसको महत्व देता हूं मैं। और इस तरह करते आज के दिन 38 बाल साहित्य की पुस्तकें मेरी छप चुकी है, और 2 इस बहुत, वर्ष किसी भी समय छप कर आ सकती है, जिनमें एक तो नेशनल बुक ट्रस्ट से आई थी। अरे और वाह, मजे की बात यह देखिए कि मेरी पहली किताब शायद 1984 में छपी थी, या जी, 1985 भी हो सकता है। तब से लेकर अब तक कुल 48 पुस्तकें छप चुकी है, यानी 38 बाल साहित्य की, 4 लघु कथा संग्रह, 2 व्यंग्य संग्रह, और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी।
और मुझे एक भी पुस्तक को छपवाने के लिए किसी प्रकाशक को पैसे नहीं देने पड़े। अरे इसके वाह, विपरीत बहुत बढ़िया। उसने ही कुछ न कुछ मुझे दिया है। तो अब बहुत से प्रकाशकों के इस तरह के ऑफर आते हैं, हम आपकी किताब जी, छापेंगे, हम आपको क्या बस आपको इतने देने हैं। तो क्षमता होते हुए भी मैं दे नहीं पाता, क्योंकि आज तक नहीं दिए तो अब क्या पैसे देंगे। फिर भी मैंने अब भी मैं हर साल एक दो बाल साहित्य की किताब अवश्य निकालता हूँ। और बाल साहित्य में ही बाल कथा, कभी कभी बाल ज्ञान विज्ञान भी शामिल हो जाता है, लेकिन बाल जी, कथाओं की पुस्तकें ज्यादा है। और कविता मैं नहीं लिख सका। मुझे कोई सिखाने की कोशिश की भी, आप इस तरह कविता लिखो, मैं नहीं लिख जी। सका। हाँ, बस यही जी, मेरी कहानी है। इसके अलावा 1972 में लिखना शुरू किया। 1981 में पहला पुरस्कार मिल गया, जी। और 1982 में दूसरा शकुंतला शिरोठिया पुरस्कार लेने के हाँ, हाँ। लिए मैं जी, राजस्थान से इलाहाबाद गया था। अब तो प्रयागराज हो गया है, तब जी, जी, इलाहाबाद ही जी, था, वहां गया था मैं। जी, तो मेरी किताब देख करके, जो पहली किताब थी, बाल कथाओं जी, की पहली किताब, जी। वो जो चयन समिति थी उसके एक सदस्य ने कहा, आपकी किताब हमने देखी और ये सोचा ये क्या पुरस्कृत होगी, हमने उसे एक तरफ पटक दिया। फिर कुछ ने कहा कि अरे पढ़ तो लेते हैं, क्या पता कुछ हो इसमें। क्या, फिर हम पढ़ने लगे, तो पढ़ते पढ़ते मजबूर हो गए आपको पुरस्कार देने के लिए। हाँ, हाँ, वाह! क्या बात है। बहुत सुंदर। आगे आगे से आप बाल कथाएं तो ऐसे ही लिखना, लेकिन पुस्तक जी, छपाओ ने तो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि भी वो हाँ, हाँ। सुंदर भी लगे, क्योंकि बच्चे सुंदरता की तरफ, पुस्तक की सुंदरता की तरफ, पुस्तक में छपे चित्रों की सुंदरता की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। जी, बिल्कुल। शायद तकनीकी कारणों की वजह से सर हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। उनसे हम जुड़ेंगे और उससे पहले मैं आप तक उनके विषय में थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगा। ये जी। मोबाइल में अब नहीं, आई नहीं, कोई आवाज बात नहीं मेरी। सर। जी, जी, बिल्कुल, आपकी हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ, तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद, हाँ, उसके बाद कोई भी पुस्तक, अंदर की रचनाएं चाहे कैसी हो, ऊपर से एकदम जी, सुंदर ही लगी है। बस इतनी सी मेरी कहानी है। और अब भी मैं यही चाहता हूँ कि व्यंग और लघु कथा से पहले कोई बाल कथा लिख दूं तो तसल्ली हो। वो आपकी मुस्कान और चेहरे पे वो जो चमक बताती है कि जब आप बाल कहानियाँ या कुछ भी लिखते होंगे, तो वो दिख रही है। वो सही मायने में कहा जाए कि इस चीज़ को महसूस करना, अक्सर ये बहुत कठिन होता है क्योंकि महसूस शब्द उसी वक़्त प्रस्फुटित होंगे, जब भावनाएँ जो हैं, व्यक्ति जो है आत्मसात कर पाता है। जब ये शब्द और भावनाएँ एक दूसरे के समकक्ष हो जाती हैं, तब सृजन निश्चित तौर पे हो जाती हैं। सर निश्चित तौर पे ये चीज़ आप पर भी लागू होती होगी, हम सभी पे लागू होती है। तो बच्चों तक पहुँचने के लिए ख़ास करके जब हम लोग उतरते हैं उसके बाल मनोविज्ञान को जानते हैं हम लोग और बात करते हैं उनके बच्चों को समझकर लिखने के लिए। क्या सही मायने में ये कठिन होता है या फिर कौन-सी युक्ति अपनानी चाहिए और क्या आप करते हैं बच्चों के मन तक उतरने के लिए? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं कि बच्चों के लिए लिखने के लिए हर आदमी को बच्चा बनना पड़ता है, जी, जी, या जी। बच्चों के स्तर पर उतरना पड़ता है। जी, जी, जी। दरअसल होता ये है कि हर आदमी के भीतर एक बच्चा होता है। हाँ, हाँ, क्या बात आप है। उस जी, बच्चे को बिल्कुल। जगाइए, और जी, आप में इतनी योग्यता होनी चाहिए जी, कि जो वो शब्द बोलता है उसको समझ लें और उसको उसी भाषा में उत्तर भी दे दें। और मैंने तो यही किया कि एक विचार आया और मैंने उस पर कहानी लिखी, लेकिन आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि आपकी बात समझ में नहीं आई, या हाँ, हाँ। किसी संपादक ने, किसी समीक्षक ने, कि आपने बच्चों के लिए क्या लिख दिया। इसी इसी दिमाग में, इसी दिल में व्यंग उपजता है, और इसी में बाल कथा। लेकिन मैंने हमेशा एक सीमा रेखा को बनाए रखा
कि व्यंग में जाने वाली कोई बात बाल कथा में न चली जाए। हाँ, हास्य की कोई बात होगी तो जरूर जाएगी, क्योंकि मैंने तो जी, एक कई हास्य बाल कथाएं लिखी है। एक पूरी जी, पुस्तक जी। ही मेरी बाल कथा संग्रह ही हास्य बाल कथाओं का है। नाम ही उसका है बंदर की करतूत। हालांकि करतूत जी। मेरी है, लेकिन पुस्तक का नाम बंदर की करतूत है। तो इस तरह बच्चों के स्तर पर तो रहता ही हूँ। पहले अपने बच्चों के साथ खेला, अपने जी, पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेला, बाद में पोते क्या हो बात गए तो उनके साथ खेला। तो पता नहीं है। जी, कब किस टाइम कौन सी बात ये पकड़ ले कि ये बात बच्चों को पसंद है, और मैंने वही लिखा। और बच्चे भी मुझे ऐसे ही मिले जो ये कहने से झिझके नहीं कि ये बात तो ठीक है आप। और अब जो मेरे पोते हैं कुछ बड़े हो गए हैं, वो ये कह रहे जी। हैं कि दादाजी कोई हॉरर कहानी लिखिए। तो मैं हाथ जोड़ ओह! देता हूँ कि हॉरर कहानी मैं नहीं लिख सकूँ। जी, जी, जी। लेकिन बच्चों की पसंद है, सुननी भी पड़ती है उनकी और माननी भी बिल्कुल। पड़ती है। और ये एक अच्छी बात है कि भाई बच्चे अपने मन की बात मुझे कहते हुए झिझकते नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये तो इसी से आप जुड़ा ये हुआ एक समझिए जी, कि जी। बाल, हाँ जी, नहीं, नहीं, बोलिए, हाँ, बोलिए, बाल कथा बोलिए। लिखने के लिए मुझे ज्यादा वर्जिश नहीं करनी पड़ती। एक विचार आना चाहिए, एक बात आना चाहिए। संवाद तो बच्चों के साथ वैसा होता ही रहता है। हाँ, हाँ, क्या और बात यही है। मैं कह रहा हूँ कि बाल कथा या बाल कविता या बाल बच्चों का कोई दूसरा साहित्य लिखने के लिए आपको जी, पहले पढ़ना तो पड़ेगा ही। बाल साहित्य भी पढ़िए और दूसरा साहित्य भी पढ़िए। इससे कम से कम भाषा ज्ञान, शब्द ज्ञान, ये तो जरूरी है। एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, एक काम के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा दूसरा शब्द होगा और बड़ों के लिए दूसरा शब्द होगा। बस यही। बिल्कुल, जी। सर अगला जो प्रश्न है वो मेरा नहीं है और वो थोड़ा लीक से हट के है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रश्न जो है कुछ मेरे विद्यार्थी जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, उनकी ओर से है। और हम्म। पिछले दिन उनकी कक्षा ले रहा था, लेते-लेते उन्होंने कहा कि सर आप तो मिलने वाले हैं सर से, तो हम्म। हमारी ओर से एक प्रश्न कर दीजिएगा। हम बोले क्या हाँ प्रश्न है? हाँ, जरूर। तो प्रश्न ये है उनका कि आपसे ये प्रश्न बच्चे कर रहे हैं कि जब आप ये मुकदमा हवा पानी का आपने लिखा था, तो उसमें पात्रों का जो गठन हुआ या फिर आपने किया, उसके पीछे कारण क्या थे? देखिए, पर्यावरण मेरा प्रिय विषय है, आज का जी, नहीं हमेशा का ही है। मैंने जी, जी, पर्यावरण पर अनेक कहानियां लिखी है। तो हवा क्यों दूषित होती है, पानी क्यों जी, दूषित होता है, कौन करता है ये? हम और आप ही करते हैं। अपने आप पानी दूषित नहीं होता है। नहीं, तो पानी के दूषित होने का कारण बताने के लिए, हवा का कारण बताने के लिए क्या करूं? किसी से भाषण दिलवाऊं? जमी नहीं बात। तो मैंने सोचा एक मुकदमा ही कर देते हैं कि लोग पानी पर आरोप लगाएंगे, पानी अपनी सफाई देगा और बता देगा कि भी आरोप मुझ पर नहीं, इन आरोप लगाने वालों पर ही होना चाहिए। इसलिए मैंने एक वो नाटक लिखा है मुकदमा हवा पानी का। उसमें एक ही मुकदमा है जिसमें अंत में यही साबित होता है कि न तो स्वयं पानी दोषी है, न हवा दोषी है, न कोई और दोषी है। दोषी हम ही हैं। हम चाहें तो न कभी पानी खराब होगा और न हवा खराब होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निश्चित तौर पे मेरे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और हाँ, आपको वहीं से मैं अवश्य ये जो ये वीडियो है यूट्यूब पर भी होगा, उनसे भी मैं साझा करूँगा हाँ। और एक उनसे कहूँगा थोड़ी यदि सी और कुछ जी, एक जी, थोड़ी सी बात हो कि आप भी जानते हैं कि पानी खराब क्यों होता है। हुँ, सारी दुनिया जानती है पानी खराब क्यों होता है। लेकिन ये बात अगर आप डायरेक्ट मुझे कहेंगे, आप पानी खराब करते हो, आप ये मत करो, आप मत करो, तो मुझे जी, लगेगा कि ऐसा मुझे ही कहा जा रहा है, मैं ही खराब कर रहा हूँ ये सब, और कोई नहीं। जी, और जी, जी, इसलिए मैंने उसको मुकदमेबाजी में प्रयोग दिया। कहानी हो या नाटक हो, उसकी सबसे पहले यही है कि आप उस मूर्ति जो आपने बनाई है, जो जी, बुत बनाया है, स्टैचू बनाया है, उसको कैसे बिल्कुल। कपड़े पहनाएंगे। वो हाँ, हाँ, किसी में कहानी में कैसे कपड़े पहना दिए जाते हैं, किसी में वैसे। जो बात होती है वो सबको पता होती है, आपको भी, मुझे भी, औरों को भी, पाठकों को भी। लेकिन कपड़े पहनाने से वो थोड़ा सा बात दूसरी हो जाती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ आदरणीय हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा समाज जो है ये बाल साहित्य को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहा है। अब धीरे-धीरे अपना देश भी जो है काफ़ी जागरूक हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं बाल साहित्य के वर्तमान अभी जो स्थिति है और भविष्य को, तो उससे आप किस नज़रिए से देखते हैं? या ये इसको इस प्रकार भी मैं रख सकता हूँ कि वर्तमान में लिखा जा रहा बाल साहित्य किन चुनौतियों से गुज़र रहा है? तो इन प्रश्नों को मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा और उत्तर कहीं न कहीं कुलबुला रहा है आपके मन में भी और उसे हम सभी सुनना चाहते हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, वो भी सुनना चाहते हैं। जी। देखिए, वर्तमान बाल साहित्य का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि सदियों पुराना है, लेकिन सदियों पुराने में पहले लोक कथाएँ होती थी, जो जी, बिल्कुल। दादी या नानी के मुँह से बच्चे सुनते थे। बिल्कुल। और उस वक़्त दादी या नानी को ये पता होता था कि बच्चे को कौन-सी सुनाई जानी चाहिए और बड़ों के लिए कौन-सी लोक कथा है। धीरे-धीरे लोक कथाओं का, लोक गीतों का स्तर गिर गया। बहुत से लोग जो बड़ों के लिए लोक कथा है, वो बच्चों के लिए लेने लग गए। फिर भी आज भी जो बीत चुका कल, उसमें भी और आज भी लोग लोक कथाओं को बाल कथा कहने से चूकते नहीं हैं, लेकिन जी। हर लोक कथा बाल कथा नहीं होती। अब जो वर्तमान में बाल साहित्य, बाल कथा, बाल कविता है, इसका इतिहास भी कोई 100-150 साल पुराना है, जब पुस्तक अस्तित्व में आई। पुस्तकों के अस्तित्व में आने के बाद में, हिंदी के अस्तित्व में, हिंदी लिखित हिंदी के अस्तित्व जी। में आने के बाद में, कविता से गद्य की ओर साहित्य के आने के बाद में, ये बाल साहित्य पनपा जी। है। और आज जो बाल साहित्य है, निसंदेह पिछले 50, 60, 100 साल मान लो आप, इसमें है और बच्चों के हित में ही है। केवल उनको छोड़ करके जो बाल कथा के रूप में लोक कथाओं को प्रस्तुत किया है। इसका एक जी। छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक सरकारी पत्रिका में, हालांकि सरकारी पत्रिका के संपादक काफी जिम्मेदार होते हैं, एक जी। बाल कथा छपी, बाल कथा, लेकिन थी वो लोक कथा। और उस लोक कथा में सेठानी को दुष्चरित्र दिखाया हुआ था, सन्यासी को उस पर मोहित दिखाया हुआ था और सेठ को क्रूर दिखाया हुआ था। क्या आप मानते हैं भी ये बच्चों को बताने की बात होती है कि सेठ क्रूर होता है, सेठानी दुष्चरित्र होती है और जो सन्यासी गली में घूम रहा है उसको कभी भी फुसलाया जा सकता है? जी नहीं, ये बच्चों को बताने की बात नहीं है। हाँ, बड़ों के बताने की हो सकता है। इसलिए बहुत से बाल साहित्यकारों को ये नहीं पता अभी कौन सी लोक कथा बच्चों को सुनाई जानी चाहिए और कौन सी नहीं। और इसलिए इसका एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। सन 1982 में मेरी एक बाल कथा नंदन पत्रिका में छपी थी। नंदन पत्रिका तो प्रतिष्ठित पत्रिका थी बहुत सालों से। जी, बिल्कुल। जयप्रकाश भारती जैसे उसके संपादक थे उस वक्त। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको एक और सज्जन ने अपने नाम से छपवा लिया कहीं। मैंने उससे पूछा, अभी आपने ये मेरी बाल कथा को अपने नाम से कैसे छपवा लिया? कि ये तो मैंने लोक कथाओं की किताब में पढ़ी थी ओहो! और लोक कथा को तो कोई भी अपने नाम से छपवा सकता है, उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बताओ लोक कथा किस किताब में पढ़ी थी, मैं उस किताब वाले से बात करता हूँ भी मेरी मौलिक रचना को उन्होंने लोक कथा कैसे बना दिया। तब उनका बड़ा प्यारा सा जवाब आया कि उस किताब का नाम मुझे अब याद नहीं है, कहाँ से छपी थी ये भी मुझे याद नहीं है। मैंने अपने एक मित्र की दुकान पर उसको पढ़ा था, उस मेरे हाँ। मित्र को भी याद नहीं कि वो किताब कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। मैंने जी। कहा किताब जहाँ गई जाने दो, ये मेरी बाल कथा है और 1982 में छप चुकी है। मैं आपको कटिंग की फोटो स्टेट भेज रहा हूँ। जी, जी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से लेखक ये मानते हैं कि लोक कथा ही बाल कथा है, लेकिन है नहीं। लेकिन सब नहीं, ऐसे बहुत लेखक हैं बाल साहित्य के जो मौलिक जी। रचनाएं कर रहे हैं, जिनके साक्षात्कार आपने अभी ले चुके हैं, आगे भी लेंगे। ये सब मौलिक जी। रचनाकार हैं और किसी के ऊपर भी ये नहीं आरोप लगा आज तक कि इसने लोक कथा को ले लिया। जी, जी।
और भी लेखकों को आगे आना चाहिए, लेकिन सीधे अपने मौलिक रचना करके, न कि लोक कथाओं के रास्ते से। ये मेरा कहने का, ये तो है आज के साहित्य के बारे में। अब आप कह रहे हैं भविष्य के बारे में। जिस तरह बाल साहित्य पर लोक कथाओं से के द्वारा हमला किया गया है, उनको शामिल किया गया है लेखक में, उसी तरह कुछ महानुभाव विदेशों से कार्टून कथाएं या कुछ और चित्र कथाएं वगैरह पढ़ते हैं और उसी शैली में हिंदी में, मैं तो हिंदी का ही पाठक हूँ, हिंदी में बाल कथा लिख देते हैं। ये भी तो एक तरह का अतिक्रमण ही है, ये भी एक तरह की घुसपैठ है जो नहीं होनी चाहिए। कि आप में योग्यता है, आप विदेशी साहित्य को पढ़ें, खूब पढ़ें, लेकिन लिखे तो अपना मौलिक ही। ये ठीक है कि उनका बड़ा रोचक होता है, वो बच्चे, आज के बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, आता होगा, लेकिन आज के बच्चों को हमने भी तो बहुत कुछ सिखाना है। हमने भारतीयता सिखानी है, संस्कार सिखानी है, उसे सुनागरिक बनाना है। केवल चित्र कथाओं से वो काम नहीं हो सकती। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भविष्य बाल साहित्य का उज्जवल है, क्योंकि जो बड़ों के लिए अब तक लिखते रहे हैं वर्षों से, अब बाल साहित्य लिखने लगे हैं। मुझे तो लगता है कि भविष्य उज्जवल है और रहेगा, बस थोड़ा सा अमौलिक लोगों से बचने की जरूरत है। जी पांडे जी, और जी पांडे जी, अचानक कुछ गिर गया वहां पे, तो मैं उसके देखने के चक्कर में लग गया। कोई बात नहीं। हाँ, स्वागत है तो पुनः आपका। यहाँ पर हम लोग अक्सर बात करते हैं कि जब भी ये भविष्य की बातें होती हैं, तो जो हमारे लेखक जो जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि हमारे लेखक जो हैं, नए जो हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए सर? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि अगर मैं तो हिंदी की बात करूंगा कि आप हिंदी में लिखने जा रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। कैसे हिंदी? वैसे नहीं जो हम आम भाषा में या रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डे पर बोलते हैं, जिसमें आधे शब्द इंग्लिश के होते हैं और आधे हिंदी के होते हैं। आपको हिंदी का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये जिद भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम शुद्ध हिंदी ही लिखेंगे। जो शब्द प्रचलित हो गए हैं, अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी में अच्छी तरह से प्रचलित हो गए हैं, उनको हम छोड़ नहीं पाएंगे हम। दूसरी बात फिर वही आती है कि हर लेखक को अपनी मौलिक रचना करना चाहिए। तीसरी बात कि उसे बच्चों से निकट संपर्क रहना चाहिए, बाल साहित्य से निकट संपर्क होना चाहिए, ताकि वो ये समझ सके कि आज के बच्चे की जरूरत क्या है, आज के बच्चे की जरूरत क्या है। ये देखने, हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे को ये सिखाइए कि है कोई भगवान नहीं होता, ये सिखाने की जरूरत नहीं है उसे। आप अगर उसे धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं तो आप असलियत बताइए भी, धर्म क्या है और जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो क्या है। हम हर काम ईश्वर पर छोड़ने वाले न बने, हम कहें हर काम करना हमारी जिम्मेवारी है, न कि किसी अदृश्य शक्ति की, जैसा कि आमतौर पर कहानियों में होता है। ऋषि ने ये शाप दे दिया, उसने ये बात कर दी, उसने ये प्रार्थना की और उसकी मंजूर हो गई। नहीं, आज के बच्चों को आज का बच्चा ही बनाइए और उनमें उनको ऐसे कहानी या ऐसे कविता दीजिए जो उनका मनोरंजन भी कर सके और उनको कुछ न कुछ सिखा सके। और कर रहे हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। और इसीलिए मुझे बाल साहित्य का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और आदरणीय, एक प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि हमारे यहाँ पर खास करके हर कोई किसी न किसी से प्रभावित होता है और हम सभी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर बाल साहित्यकार की रचनाओं ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया होगा और क्यों? या फिर आपके अपने समकालीन अगर कुछ होंगे ऐसे तो जो आपको प्रभावित किए हैं, तो उनके अगर नाम हैं तो जरूर बताइएगा, या फिर उनकी रचनाएं हैं उनके विषय में बताइएगा। जी देखिए, ऐसा है कि मैं इसलिए नहीं बता सकूंगा कि मैंने एक या दो या चार या पांच को नहीं पढ़ा। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। मैंने दिव्यक रमेश जी को भी पढ़ा है, संजीव जायसवाल जी को भी पढ़ा है, और
पता नहीं कितने ही बाल साहित्यकारों को रोजाना पढ़ता भी रहा हूँ और उनकी रचनाओं से प्रभावित भी होता हूँ। अब मैं एक आपसे एक बात कहता हूँ कि भी मैं बाल साहित्यकार हूँ, मैं एक बाल कहानी लिखता हूँ और उसमें बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन उसके अलावा मैं क्या करता हूँ बाल साहित्य के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये करता हूँ कि अपनी लिखी हुई किताब किसी को, एक किताब या दो किताब किसी को भेंट कर दी। जी अगर कोई ऐसा लेखक हो जो बाल साहित्य भी बहुत अच्छा लिखता हो, इसके अलावा बाल साहित्य को उन्नयन करने के लिए बहुत कुछ करता हो, तो उसकी रचनाएं निसंदेह प्रभावित करेगी। बिल्कुल। जैसे एक नाम ले रहा हूं मैं आपको, जी इस कारण नहीं कि उसकी रचनाएं बहुत उच्च स्तर या उत्तम या वो तो होती ही है, उनकी वजह से जी नहीं बल्कि उनके काम की वजह से। वो बाल साहित्य लिखते हैं, बहुत अच्छी बाल कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छी बाल कथाएं लिखते हैं, उनको प्रकाशित करवाते हैं खुद, और दूसरे बाल साहित्यकारों की पुस्तकें भी प्रकाशित करते हैं। और वाह! न केवल प्रकाशित करते हैं बल्कि जो अच्छा साहित्यकार होता है वर्ष में एक बार 4 या 5 को वो सम्मानित भी करते हैं, कोरोना काल से पहले तक बुला बहुत करके सुंदर। अपने यहाँ। और इसके अलावा अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार हजारों रुपए की किताबें स्कूलों के लाइब्रेरियों को, संस्थाओं को, और भी जो बाल साहित्य चाहता है उनको हजारों रुपए मूल्य की पुस्तकें निःशुल्क भेंट करते हैं। ये नाम है श्री राजकुमार जैन राजन और राजस्थान के ही रहने वाले हैं। मुझे जी उनकी रचनाएं इसलिए भी प्रभावित करती हैं भी एक भी रचना में ऐसी बात नहीं लिखी जिस पर आपत्ति कर सकें कोई माता पिता, कोई अध्यापक, कोई कह सके कि भी आपने ये बात ठीक नहीं लिखी। और इसके अलावा इतना कुछ कर रहे हैं कि पुरस्कृत कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं और निःशुल्क वितरित भी कर रहे हैं। ये बहुत काम सुंदर। मैं नहीं कर पाया हूँ स्वयं, न तो मैं अपनी किताब स्वयं के खर्चे पर प्रकाशित कर पाया हूँ, न निःशुल्क वितरित कर पाया हूँ, और पुरस्कृत वाली तो मेरे पास कोई संस्था भी नहीं है। लेकिन जी उनकी क्षमता देख करके मुझे हैरानी होती है कि भी हर साल इतना वो कैसे कर लेते हैं। एक बाल साहित्यकार को ऐसा ही होना चाहिए और वही बाल साहित्य को आगे ले जाएगा। जहाँ तक रचनाओं की बात है तो मैं अभी एक वो पर्यावरण मेरा प्रिय विषय है। मैंने संजीव जायसवाल संजय जी की जी जी एक जी एक कहानी पढ़ी थी। उस कहानी में, उस लघु उपन्यास कह लो या कहानी कह लो, एक पुत्र अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, पुराने वक्त से राजा महाराजा उनके पुत्र अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करते रहे हैं, पर जी किस जी लिए? शासन के लिए, साम्राज्य के लिए, राजगद्दी के लिए। लेकिन उस कहानी में पुत्र राजगद्दी के लिए या अपने पिता के साम्राज्य के लिए नहीं, साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने के लिए, क्योंकि पिता ने वो सब कुछ आदिवासियों को परेशान करके, पर्यावरण को नष्ट करके, माफिया जी ग्रुप बना करके प्राप्त किया। ऐसे के खिलाफ विद्रोह करके उसने सबको ठीक किया, यहाँ तक के पिता भी समझ गए कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसमें जी संदेश यही है कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। आदिवासियों से संपर्क उसी सिलसिले में ही आता है कि भी हम कभी भी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। और ये मेरा प्रिय विषय है, इसलिए उनकी वह कहानी होगी जीत हमारी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैंने आपको एक प्रश्न के दो उत्तर दे दिए हैं, जी राजस्थान के राजकुमार जैन राजन की कार्यविधि जी का और इनकी बेस्ट रचना का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निश्चित तौर पे हमारे मित्र जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ पूछ भी रहे थे कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन-सी है, और उत्तर भी मिला उन्हें। और आपसे जितने हमारे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक गुजारिश है कि यदि कोई प्रश्न हो, तो ज़रूर लिखना ना भूलें, क्योंकि उत्तर आपको मिलने वाला है यहीं से। अ,
आदरणीय, एक प्रश्न है कि हमारे समाज में खास करके जब भी हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से विदेशों में कवि सम्मेलन होते हैं, क्या उसी तरह ही विद्यालयी स्तर पर भी बाल साहित्यकारों का कवि सम्मेलन, जैसे कि आज हम लोगों ने किया था हिंदगी हिंदी है जिंदगी के मार्फत से आज ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया है। तो जहाँ पर कि ये कवि सम्मेलन हुआ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े और उनकी मतलब उत्कृष्ट रचनाओं ने हम सभी को मोहित किया और सभी उससे निश्चित तौर पे जो फेसबुक से जुड़े हुए थे, यूट्यूब से जुड़े हुए थे, वो आनंदित भी हुए और चकित भी हुए कि विद्यार्थी कितना कुछ कर सकते हैं। यदि ऐसा किया गया तो क्या नई पीढ़ी बाल साहित्यकार के रूप में ढलते हुए आगे बढ़ेगी या सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित रह जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। जहाँ तक आप कह रहे हो कि आपने या किन्हीं और ने कवि सम्मेलन किया, जी। कवि सम्मेलन में बच्चे केवल कविता सुनेंगे और या बोलेंगे तो केवल कविता बोलेंगे, लेकिन बाल साहित्य का फलक इतना बड़ा है कि केवल कविता बाल साहित्य नहीं है। आप कवि सम्मेलन के साथ साथ इसे नाम दीजिए साहित्य सम्मेलन, और बच्चे उसमें न केवल कविता सुनाई बल्कि बाल कथा सुनाई, कोई छोटा यात्रा विवरण सुनाई, कोई पहेलियां सुनाई। और सम्मेलन यदि हर 7वें दिन होना बड़ा मुश्किल है। आप कवि सम्मेलन किया है, काफी लंबा अरसा बीता होगा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने में। जी जी। जिस तरह हम विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, भूगोल की पढ़ाई करते हैं, उसके साथ प्रैक्टिकल भी होता है और उसके लिए हम प्रयोगशाला में जाते हैं। तो पुस्तकालय को साहित्य की प्रयोगशाला मानना चाहिए और हर बच्चे के लिए ये आवश्यक हो कि वह हफ्ते में 2 या 3 कालांश पीरियड अवश्य ही पुस्तकालय में बिताए और वहाँ जो वो पढ़े उसको याद रखे। और जिस तरह प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं उस तरह चाहे थोड़े से ही नंबर हों, जरूर उसके अंकता में जुड़ने चाहिए कि इस बच्चे ने पुस्तकालय में ये साहित्य पढ़ा और पढ़ करके ये सीखा, उसके इतने नंबर इसको जोड़े जाते हैं। इस तरह वो हर तरह के बाल साहित्य से, कविता के लिए मैं एक बात कहूंगा, आप कहीं सम्मेलन किया है आपने जी। 2-4 बड़े कवि बाहर से आए बुलाए हैं, उन्होंने बोला, 10-1 बच्चों ने अपनी कविताएं सुनाई, बाकी जो 300 400 500 बच्चे होते हैं उन्होंने तो केवल सुना ने, बोला तो कुछ नहीं। अब एक कविता है, आपने एक कविता मुझे दी, सुनाई, मैं दूसरे दिन ज्यों का त्यों उसको किसी को नहीं सुना सकूंगा। कविता ठीक है, बहुत अच्छी लगी, मैं ये कहूंगा मैंने कविता सुनी पांडे जी से, बहुत अच्छी कविता है, उसमें ये बात थी वो थे, लेकिन जो जिन शब्दों में और जिस तरह आपने सुनाई उस तरह मैं कब सुना सकूंगा? मैं क्या, कोई नहीं सुना सकेगा अगर उसको बार 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 याद नहीं किया है। कहानी आपने किसी बच्चों को सुनाई, बच्चे दूसरे दिन तीसरे दिन वो कहानी किसी को भी सुना देंगे, आपकी भाषा में नहीं सही अपनी भाषा में सुना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कविता अपनी भाषा में नहीं हो सकती। मैं कहूंगा कि केवल कवि सम्मेलन नहीं, साहित्य सम्मेलन साहित्य की प्रयोगशाला के रूप हर बच्चे के लिए जाना जरूरी करता है। बस ऐसा एक ध्यान रखें कि जब बच्चे पुस्तकालय में जाएं उनके आसपास या उनके साथ मोबाइल न हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मोबाइल होगा तो वो उधर ज्यादा लालच करेंगे बजाय आगे जाने में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे अच्छा है आपका ये सुझाव भी, कवि सम्मेलन होना चाहिए, क्योंकि केवल कवि सम्मेलन होने से बाहर भी मुश्किल है, स्कूलों में तो और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हर बच्चा अपने स्कूल के प्रयोगशाला में साहित्य से जुड़ेगा तो निसंदेह लंबे समय तक जुड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से प्रयोगशालाएं जी बिल्कुल। हाँ, बोलिए। उस तरह पुस्तकालय को साहित्य की प्रयोगशाला बनाइए, वो जुड़ा रहेगा
वर्षों तक जुड़ा रहेगा और उसे कुछ याद भी रहेगा। फिर भी जब तक आप कवि सम्मेलन कर सकते हैं वो भी करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कविताएं सुनना भी पसंद करते हैं और होती भी है, आकर्षक भी है। मैं भी जाता हूँ कई बार कवि सम्मेलनों में, अच्छा लगता है सुनना, जी चाहे मैं खुद न लिख सकूं चाहे न बोल सकूं, लेकिन सुनना अच्छा लगता है। एक जगह मैं गया हुआ था, कोई सम्मेलन था, कोई साहित्य का 2 दिन का, तो वहां रात को कवि सम्मेलन रख दिया। अब कवि सम्मेलन रखने वालों ने मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया। मैंने कहा भैया मैंने न कभी कविता लिखी है न लिखना जानता हूँ, आप मुझे क्यों अध्यक्ष बना, और बना दिया। ठीक है जी, बैठ गए, सबको सुना, और सबको सुनने के बाद में जब मेरी बारी आई बोलने की, तो जी मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैं कवि नहीं हूँ और कविता नहीं सुना सकूंगा, लेकिन आप सबको मैंने सुना है, इसका मैं बदला जरूर लूंगा। मैं आपको मेरा एक व्यंग्य सुनाऊंगा। मैंने उनको 2.5 पेज का व्यंग्य सुनाया तो खूब तालियां मिली। वो चलो ठीक है। ये अच्छा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सही मायने में देखा जाए जो साहित्य हम लोग जैसे आपने कहा कि साहित्य सम्मेलन हो, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे सिर्फ कविता तक सीमित ना किया, क्योंकि रचनाएँ जो हैं वो उनकी विधाएँ अलग-अलग हैं। उन्हें भी बिल्कुल समाहित करने की आवश्यकता है, उन पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है और बच्चों तक पहुँचाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आगामी पीढ़ी है, हमारी अपनी है और उन तक अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे शब्द कहीं न कहीं मरेंगे और जब शब्द बिल्कुल मर जाएँगे तो फिर सृजन की तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं सर कि हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अपने स्कूल में भी जब भी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक मित्र लिख रहे थे कि बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए खास करके पुस्तकालय के द्वार हमेशा खुला रखने चाहिए हमें और उसमें रचनाएँ भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये निर्भर जो करता है जी, जो पुस्तकालय जो है बच्चे ही पढ़ सके ऐसी रचनाएं होनी चाहिए। ऐसी रचनाएँ होनी चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पुस्तकालय तो है, परंतु वो बच्चों के वहाँ पे जिस प्रकार देखिए कि जहाँ पे किताबें जो हैं बच्चों के मन लायक हैं, मनयोग हैं, हम्म वहाँ पे बच्चे हम्म स्वयं मधुमक्खी की तरह जो है, वो वहीं पे मंडराते हैं और लेकर पढ़ते हैं। तो ये कहीं हम्म न कहीं वो सृजन में या फिर जो चयन करता है और ये पूरा का पूरा जो है अधिकार जो है, वहाँ के सिर्फ लाइब्रेरियन के ऊपर नहीं, यहाँ तक कि वहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। आपको क्या ये सही लगता है सर कि शिक्षक को एक कदम आगे बढ़कर उसके चयन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे आज के दिन ये एक शिकायत आती है कि जी, पढ़ने से दूर, साहित्य पढ़ने से दूर हो रहे हैं, जी बिल्कुल। साहित्य नहीं पढ़ती। इसका एकमात्र कारण ये है कि माता पिता और अध्यापक भी बच्चों से पहले साहित्य से दूर हो गए। बिल्कुल, अध्यापक पढ़ेगा, माता पिता पढ़ेंगे तो बच्चा अवश्य पढ़ेगा। और वाह! स्कूल के लाइब्रेरी में कोई भी पत्रिका आए, कोई भी पुस्तक आए, चाहे वो बच्चों के लिए ही हो, बाल साहित्य की भी हो, जी, बच्चों जी। से पहले अध्यापक को पढ़ना चाहिए। और अध्यापक पढ़ेंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे। अध्यापक पढ़ेंगे तो वो मान सकेंगे कि ये बच्चे के लिए लायक है या नहीं है। कहीं ऐसा बिल्कुल, तो नहीं बिल्कुल। कि गलत किताब बच्चों के हाथ में चली गई है। अब मैं एक पुस्तकालय का आपको उदाहरण देता हूँ। जी, मेरे सामने हुई घटना है कि मैं उस लाइब्रेरी में बैठा था उस टाइम में। प्राचार्य महोदय आए और वो देखने लग गए जो पत्र पत्रिकाएं वहां पड़ी। बच्चों की पत्रिकाएं भी थी और जी, उनकी हालत ऐसी थी, कटी फटी और ये वो। तो उन्होंने लाइब्रेरियन पुस्तकाध्यक्ष को बुलाया और कहा ये क्या हाल है, ये क्या क्या रखा है बच्चों ने, आपने उनको ठीक से पढ़ने दिया, ये पुस्तकें इस तरह पढ़ी जाती है, ये देखो बड़ों की पत्रिकाएं एक भी खराब नहीं है। उसने कहा सर ये प्रमाण है कि इन पत्रिकाओं को बच्चों ने पढ़ा है और कहा ये प्रमाण है कि वो बड़े शिक्षक जो हैं वो अपनी जी, पत्रिकाएं नहीं पढ़े, इसलिए वो वैसे की वैसे ही पढ़ी है। अगर कोई पत्र पत्रिका बुरी हालत में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चूहे कर गए, वो बच्चों ने किया। बच्चों ने अगर उसको, आप मान सकते हैं 5 पेज की बजाय 5 पढ़े और 5 खराब कर दिए, तो हमें ये जी, स्वीकार करना चाहिए कि बच्चे के हाथ में पत्रिका गई तो सही। प्राचार्य महोदय के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए मेरा तो अब भी यही कहना है। और उससे मुझे एक कहानी लिखने की प्रेरणा भी मिली।
जो मैंने लिखी भी थी और कई जगह छपी भी है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये डर नहीं सताना चाहिए कि बच्चे हाथ लगाएंगे तो किताब खराब हो जाएगी, जैसा कि आजकल हो रहा है। स्कूलों में पुस्तकाध्यक्ष के पद लगभग खाली है, तब वो लाइब्रेरी का प्रभार किसके पास है? एक अध्यापक के पास है, और वो ताला लगाए रखता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे हाथ लगाएंगे तो ये किताबें खराब भी हो सकती है, ये गुम भी हो सकती है, फिर मुझे भुगतनी पड़ेगी अपनी जेब से। मैं क्यों ये लूं मोल? फिर क्या फायदा हुआ उस पुस्तकालय का? बच्चे हाथ लगाएंगे तो किताब फटेगी, पढ़ी भी जाएगी और फाड़ी भी जाएगी, और गुम होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े लाइब्रेरियों से बड़े आदमी भी किताबें उठा लाते हैं जेब में डाल करके, कोट के नीचे छिपा करके, और यहाँ तो बच्चे हैं तो बच्चे करेंगे। इसलिए ये कोई विशेष बात नहीं है। पुस्तकालय होने चाहिए, पुस्तकालय प्रयोगशाला के रूप में होने चाहिए। पुस्तकाध्यक्ष भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की किताबें अधिक से अधिक उसमें रखे, और इस सारे मामले में सरकारी स्कूल ज्यादा होते हैं, कम से कम गांवों में तो ज्यादा होते ही है। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर वर्ष जितनी किताबें खरीदती है उनमें ज्यादा से ज्यादा किताबें बच्चों की होनी चाहिए, बाल साहित्य की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय, एक और प्रश्न है आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा कि ये प्रश्न जो है खास करके अभी के समय में, अपने खुद के समय में, यहाँ पे पूरा जो संपूर्ण विश्व के बाल साहित्य में एक अद्भुत किस्म की एक धारा उभर कर आ रही है। खास करके उन धाराओं को भी आप रेखांकित कीजिएगा और उस क्षेत्र में अपना बाल साहित्य, खास करके भारत का बाल साहित्य कहाँ खड़ा होता है, उस पर भी प्रकाश डालिएगा। देखिए, मैं एक सच्चाई स्वीकार कर रहा हूँ जी। विश्व के बाल साहित्य से मैं उतना जानकार नहीं हूँ जितना कि प्राय लोग दावा करते हैं। मैं बहुत कम पढ़ पाता हूँ, और वही पढ़ पाता हूँ जो हिंदी में आता है, और वहाँ कुछ बदलाव आ रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वहाँ जो चित्र कथाएं लिखी जाती है, कॉमिक्स, कार्टून कथाएं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पत्रिकाओं में, हमारी पत्रिकाएं भरी रहती है उनसे। एक पुस्तक छपी है अभी इसी साल एक उस पुस्तक का शीर्षक है विश्व की श्रेष्ठ बाल कथाएं। विश्व की श्रेष्ठ बाल कथाएं। तो आप ये सोचिए भी, विश्व की श्रेष्ठ बाल कथाएं, उस पुस्तक में वो 22 कहानियां हैं, 27 कहानियां हैं। उन 27 कहानियों में 4 कहानियां भारतीय लेखकों की है, विश्व की श्रेष्ठ कहानियों में, और बाकी सारी कहानियां जो हैं वो अलग अलग देशों की हैं। उन देशों में 4 कहानियां तो अकेले हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की है, 4 कहानियां, और 2 कहानियां ऑस्कर वाइल्ड की है। जी बिल्कुल। और 2 कहानियां ब्रदर्स ग्रिम की, नहीं 4 कहानियां ब्रदर्स ग्रिम, जर्मनी के ब्रदर ग्रिम्स की है। इस तरह 8 और 2 10 कहानियां तो 3 लेखकों की है, बाकी सबकी एक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन विदेशी लेखकों में 1 या 2 को छोड़कर सब के सब 19वीं सदी के हैं। 19वीं सदी में पैदा हुए, 19वीं सदी में रुखसत हो गए, और 19वीं सदी में ही लिख करके प्रसिद्ध हो गए। क्या माने हम कि विदेश का जो साहित्य है वो सही रूप में हमारे पास आ रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ कि या तो 19वीं सदी के बाद में 2 सदियां निकल रही है, 2-1.5 सदियां निकल रही है, उनमें कोई श्रेष्ठ बाल कथा का सर्जन हुआ ही नहीं, और या ये माने कि हमें ज्ञान नहीं है। कम से कम मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं विदेश के किसी साहित्यिक धारा का, किसी साहित्य का ज्ञाता बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।
नहीं, परंतु निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी बातें कही कि भारतीय लेखक भी उसमें शामिल हैं और हाँ जितने लेखक जुड़ रहे हैं, ये मतलब एक सृजन का ये दौर है और बाल साहित्य की ओर जो रुझान है लोगों के, अक्सर देखते हैं। हम्म हाँ, लोग जो है बाल साहित्य की ओर आने से पहले खास करके देखा जाता है, कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि कुछ लोग जो है वो थोड़े घबराते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? या लिखने में उनको संकोच होता है? तो इस नहीं संकोच को निकाल दिया जाए तो वो क्या-क्या गुण होने चाहिए एक बाल साहित्यकार के अंदर? एक बात तो ये है कि बहुत से बड़े लेखक से मेरा मतलब बड़ों के लिए लिखने वाले बाल साहित्य को दोयम दर्जे का मानते हैं। आप पुरस्कार देख लीजिए साहित्य अकादमियों के या और किसी बड़ी संस्थाओं के, बिल्कुल, बड़ों की कविता के लिए, बड़ों के उपन्यास के लिए जो पुरस्कार की राशि निश्चित है, उससे लगभग आधी राशि होती है बाल साहित्य की। इसका कारण क्यों होती है ऐसा? इसका कारण ये है कि पुरस्कार देने वाले और पुरस्कार देने का निर्णय करने वाले सब बाल साहित्य को बच्चों का खेल समझते हैं, जबकि ये है नहीं। बाल साहित्य बच्चों का खेल नहीं है। बड़ों का साहित्य बहुत लिखा जाता है और वो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाता है, लेकिन बाल साहित्य इतना जल्दी विलुप्त नहीं हो जाता। बच्चे ने जो बचपन में पढ़ लिया, बच्चे ने जो बचपन में सुन लिया, वो बड़ा होकर के भी उस बात को याद रखेगा। और बड़ा होकर के जो मैंने पढ़ा वो मुझे इतना याद नहीं है जितना मैंने बचपन में पढ़ा। बिल्कुल, 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 आपने सही इसलिए ये एक परिपाटी सी चल रही है कि बाल साहित्य दूसरे दर्जे का है और दूसरों के लिए लिखी रचना प्रथम दर्जे की है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इसीलिए शायद कुछ बड़े लेखक बाल साहित्य की तरफ आने से घबरा रहे हैं कि हमें कहेंगे कहाँ फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन में आ रही है, ओहो! जबकि जी, जी, ये बिल्कुल, बात है नहीं। जबकि मेरे साथ ये समस्या इसलिए नहीं आई कि मैंने तो शुरुआत ही बच्चों से की और बाद में बड़ों के लिए लिखने लगा। क्या बात है। पहले सर बच्चा था, यहाँ फिर थोड़ा बड़ा हो गया। जी आदरणीय ये प्रश्न था एक और प्रश्न है कि जो जो गुण होते हैं एक बाल साहित्य के अंदर जैसे मान लीजिए कि अभी-अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनको किन-किन बातों को या फिर क अध्ययन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्योंकि जब हम बच्चों के स्तर पर लिखते हैं तो निश्चित तौर पे मनोविज्ञान के से भी हमें रूबरू होना होता है शब्द जो है शब्द चयन पर भी हमें ध्यान देने होंगे और जो विचार होते हैं या फिर जो उद्देश्य होते हैं तो इन चीजों को किस तरह से आप देखते हैं और हमें किस किस रूप में उससे आत्मसात करना चाहिए ये जो नए नए लेखक जो हैं उनके लिए देखिए, नए लेखक आएंगे, आते भी रहे। हर लेखक पहले पहले नया ही होता है और जी उसके सामने कई समस्याएं होती है। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, लिख करके कहाँ भेजूं, पहले किसी को सुनाऊं, ये पढ़ाऊं या भेज ही दूं। कई जी काफी समस्याएं होती हैं और इन प्रश्नों का उत्तर उसे मिलना चाहिए। जी जी जैसा कि मैं बताता हूं आपको, अब इस उम्र में मैंने कई किताबें पढ़ी हैं जिनमें ये होता है कि बाल साहित्य में ये होना चाहिए, बाल साहित्य में वह होना चाहिए, लघु कथा में ये होना चाहिए, लघु कथा इतने आकार की, इतने शब्दों की, इतनी ऐसी, ये सब बातें अब पढ़ी है मैंने। कब? जब मैं अच्छी तरह से लिख चुका तब। और जब मैं लिखना शुरू किया था तब मैंने ऐसी किसी भी किताब का कोई अध्ययन नहीं किया। हाँ, मैंने दूसरों की लिखी रचनाओं का खूब अध्ययन किया। मैंने बाल कथाएं खूब पढ़ी, लघु कथाएं खूब पढ़ी, व्यंग खूब पढ़ा, खूब पढ़ करके मैं पका। मैं यही आज के लेखक को कहूंगा कि आप लेखक बनने के लिए जल्दी मत कीजिए। लेखक की क्लास किसी एक किताब या एक संस्था या एक कमरे में नहीं होती, वो बिखरी पड़ी है अनेक अनेक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में। आप हर वह पत्रिका उठाइए जिसमें बाल साहित्य होता है, बाल साहित्य लिखने वालों। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे बचपन में दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक नवभारत टाइम्स जैसे अखबार थे, जिन्होंने जी सप्ताह में एक बार रविवार के दिन पूरा पृष्ठ बाल साहित्य को समर्पित कर रखा था। और हमारे यहाँ जब गांव में रहता था
तीसरे दिन अखबार आता था और कोई जरिया नहीं था, अखबार डाक से आता था तीसरे दिन, और रविवार का अखबार बुधवार को आता था और बुधवार को फिर हम उसको पढ़ते थे। मैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक उस बाल साहित्य वाले पृष्ठ को पढ़ लेता था। जी मेरे गुरु अगर कोई रहे तो वो 2 पृष्ठ, एक दैनिक हिंदुस्तान का, एक दैनिक नवभारत टाइम्स का। बिल्कुल। मैं उसी बचपने में रिश्तेदारों के साथ कोलकाता भी गया और अरे वाह! वहाँ वो जो मेरे रिश्तेदार जिनके यहाँ ठहरा, उनके घर पर हिंदुस्तान या नवभारत टाइम्स अखबार नहीं आता था, उनके यहाँ वहाँ कोलकाता का ही आता था, सन्मार्ग, विश्वामित्र वगैरह, उनमें भी कभी कभी बाल साहित्य मिल जाता था। लेकिन नवभारत और हिंदुस्तान के लिए मैं बहुत दूर पैदल जाता था और वो मुझे 4 आने देते थे, किस लिए कि फला दुकान पर लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, वहां से ले लेना। उस 4 आने का उपयोग मैं नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान खरीदने में किया करता था। क्या बात है। और पुरानी किताबें भी मिल जाती थी, ज्यादा कीमत की किताबें 2 आने में मिल जाती थी। मैं अरे तब वाह! भी बच्चों की कहानियों की किताबें ही खरीदता था। बहुत सुंदर। तब मैं ये कह सकता हूं कि आज भी स्थिति वही है। आप पढ़िए, आपको पत्रिका में बाल साहित्य मिल रहा है, वहां पढ़िए, आपको पुस्तक में मिल रहा है, वहां पढ़िए, आपको मोबाइल पर मिल रहा है तो वहां पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही निखरेंगे और अपने आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या लिखना चाहिए और कैसा लिखना चाहिए। बस बिल्कुल। इसके अलावा और कोई किताब ऐसी नहीं है जिसका मैं नाम बता सकूं कि आप बाल साहित्यकार बनने से, लघु कथाकार बनने से या व्यंग्यकार बनने से पहले इसे पढ़िए। पहले आप लिखिए, पढ़िए, फिर दूसरों के नियमों की ओर करिए। नियम नहीं बना सकते आप कि भी कहानी में ये होना चाहिए, व्यंग में या लघु कथा में ये होना चाहिए। बिल्कुल। वो तो आपका अंदर से सब उपज है ना, वो सबसे बढ़िया होगी। इसलिए बहुत मेरा तो लोगों से यही कहना है, मौलिक पढ़िए, मौलिक लिखिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारे के सारे जो भ्रम थे हमारे सामने कि ये क्योंकि जब हम लोग पढ़ते भी थे तो वहाँ दिया था ये चीज़ें ये हैं, उनके मानक हैं, वो होने चाहिए, तब वो आपके जो रचना जो है वो सही मायने में कहानी के योग्य है, लघु कथा के रूप में है, उपन्यास के रूप में है, बाकायदा वो लिखित रूप में हमारे पास है भी, धरोहर के रूप में है। परंतु निश्चित तौर पे जो हमारे आज हम आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है हमें और मुझे भी, और जितने हमारे मित्र यहाँ जुड़े हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, काफ़ी कुछ लिख रहे हैं कि अमूल्य मार्गदर्शन है और किताबों का नशा होना चाहिए। ये सारे जो मित्र हैं हमारे जुड़े हुए हैं फेसबुक से, आप सभी को नमन है और जुड़े रहें क्योंकि हमारे साथ गोविंद शर्मा जी बने हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न इन्होंने लिखा है, फेसबुक से है सर, सीधे मैं ले रहा हूँ कि जो भी रचनाएँ रची गई हैं या फिर बाल साहित्य में, उसे जाँचने की क्या विधि होनी चाहिए? क्यों कोई कसौटी है? ऐसी कोई कसौटी है क्या? किसी भी रचना को आपने, चाहे बाल साहित्य की लिखी हो, चाहे बड़ों के लिए कविता लिखी हो, व्यंग्य लिखा हो, लघु कथा लिखी हो, उसके जी, लिए जांचने की क्या प्रक्रिया हो सकती है कि भी वो कोई प्रयोगशाला तो ऐसी है नहीं कि आप जिसमें डालो। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आपने एक बाल कथा लिखी है, अपने बच्चों को सुनाइए, अपने पड़ोसी के बच्चों को सुनाइए, अगर कोई स्कूल उपलब्ध है तो वहां सुनाइए। अगर जी, कोई आपकी कहानी को रोचक बताता है, उसमें कोई गलती नहीं निकालता है, तो मानिए वो रचना सही है और फिर आप प्रकाशनार्थ भेजेंगे तो आगे संपादक भी तो देखेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिख दिया। मैं अब भी बता रहा हूँ आपको कि मेरी बहुत सी रचनाएं बिना छपी रह जाती है। बिल्कुल। हो सकता है वो इस लिहाज से भी ये एक वरिष्ठ लेखक है, इसको क्या जवाब दें, वो बिना छपी रह जाती है और मैं उसका बुरा नहीं मानता। मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ, सोचता हूँ भी इसमें कमी क्या रहेगी, वो दूसरी जगह भेजता हूँ और वहां छप जाते हैं तो तसल्ली होती है कि ठीक है, कोई कमी नहीं है इसमें। तो हमें संपादकों पर भी विश्वास करना चाहिए कि वो जरूर पढ़ते होंगे और अच्छा या बुरा का निर्णय करते ही होंगे, और उसके बिल्कुल, अलावा और कोई तरीका नहीं है जांच करने का। हाँ, आपके लेखक मित्र हैं तो उनको सुनिए और उनको सुनाइए, दोनों का आप बता सकते हैं। पर अपनी रचना में तो
आप खुद ही निर्णय करेंगे ना, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। जी, हमारे कुछ मित्र जुड़े हुए हैं, वो यह भी जानना चाहते हैं कि जो लोग साहित्यिक चोरी करते हैं, जो जो घटनाएँ घटी, आपसे भी घटी हैं, निश्चित तौर पे उनका नाम यहाँ पे तो उजागर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सही भी नहीं है। और परंतु निश्चित तौर पे जो लोग करते हैं ऐसा, तो क्या वो सही मायने में स्थापित हो पाए आगे? नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। वो दाग उनके साथ हमेशा रहेगा कि इन्होंने फला सन में फला लेखक की वो किताब, वो कहानी चुराई थी। मैंने जी, आपको जी। बताया ना, अब मैं बहुत सी जगह उस बात को दोहराता हूँ। उस लेखक का मुझे नाम पता है, वो आज भी छप रहे हैं जगह जगह। लेकिन जब दोहराता हूँ ना उस बात को, तो बहुत से लोग खुद ही कह देते हैं, हमें पता है आपकी रचना उस महाशय ने छपाई थी, वो आज भी दूसरी जगह छपा है, पता नहीं वो उसकी है या किसी और की। कहने का बिल्कुल, मेरा मतलब है, साहित्यिक चोरी जो है, साहित्यिक नकल जो है, दूसरे की लिखी, चाहे उस पर किसी का नाम हो चाहे न हो, आप अपना नाम हरगिज मत दीजिए। उससे तो अच्छा है लेखक नए ही बनिए या कम लिखिए, लेकिन दूसरे का लिखा हुआ नहीं। कई बार का आप जवाब भी नहीं दे सकेंगे कि आपने ये क्या बिल्कुल। किया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रुचिका शर्मा जी जुड़ी हैं, दीनदयाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं और भारती आनंद जी जुड़ी हुई हैं, ओम प्रकाश क्षत्रिय जी जुड़ी हैं, अंशु मदान जी जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और सभी साहित्यकार हैं। आप सभी का हम्म स्वागत है मंच पर और ये हम्म हिंदगी जो है, हिंदी है ज़िंदगी जो है आपका स्वागत करता है। अ, यहाँ पर निश्चित तौर पे हम लोग जब बात करते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में हम लोग जब उतरते हैं, जितने भी लेखक गण हैं, साहित्यकार हैं, वे कहीं न कहीं कुछ न कुछ योजना लेकर चलते हैं, भविष्य की योजनाएँ होती हैं। तो आपकी क्या योजनाएँ हैं सर, आने वाले समय में? देखिए, मैं पहले तो लिखता हूँ, फिर जी, उसकी योजना बनती है। और क्या बात! मैं तो ज़्यादा तो क्या बताऊँ मैं आपको, मेरा ये लक्ष्य रहता है कि एक दिन एक बाल कथा लिख लूँ, दूसरे दिन लघु कथा लिख लूँ, तीसरे दिन कोई व्यंग्य लिख लूँ, यानी एक दिन में एक रचना ज़रूर लिख लूँ। जिस दिन वो मैं एक रचना नहीं लिख पाता, मुझे थोड़ा-सा ऐसा रहता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया। तो हाँ, इस हाँ, तरह हाँ। मेरी कोई बड़ी योजना नहीं है कि मैं भविष्य में ये करूँगा या वो करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हो सकता है लघु कथा लिखना छोड़ दूँ, हो सकता है व्यंग्य लिखना छोड़ दूँ, लेकिन बाल कथा लिखना कभी नहीं छोड़ूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँगा। और जब भी मेरी छपने लायक 10 बाल कथाएँ हो जाएगी, एक पुस्तक ज़रूर आ जाएगी। हाँ, इसके हाँ, क्या अलावा बात! मेरी मेरी कोई और वैसी योजना नहीं है कि मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगा या चला करूँगा। हाँ, मित्रों से मिलना, मित्रों को पढ़ना, ये तो रहेगा ही। अभी आपने कुछ नाम लिए थे, तो जी। दीनदयाल जी शर्मा तो हमारे पड़ोस में ही है। एक हाँ, हाँ, हाँ। बच्चों के लिए एक साप्ताहिक पत्र भी निकालते हैं और जी, लगभग पुरानी लेखक है, मेरे से कुछ पुराने तो नहीं जी, है। और रोचिका जी चेन्नई में बैठी हिंदी की सेवा कर रही है। उनको बहुत अच्छी बाल कथाएं लिखी है, उनकी कुछ जी, बाल जी। कथाएं मैंने पढ़ी भी है और प्रकाशन विभाग ने उनको स्वीकार भी किया है छापना। तो क्या कहें अब, ये सब जो आप कह रहे हो, इनको भी मैं रोजाना आपके इस हिंदगी कार्यक्रम में सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। सारे मेरे जी, मित्र हैं और जो भी मित्र आज उपस्थित हुए उन सबको अभी धन्यवाद दे देता हूँ। जी, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश क्षत्रिय जी। हाँ उनका एक जी, प्रश्न है हाँ उनका जी। एक प्रश्न है कि आपकी लिखी किस कहानी से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली है? उस पर कुछ प्रकाश डालिए। जरूर, क्षत्रिय जी बहुत अच्छे लेखक हैं स्वयं भी, और एक दो बार उनसे मुलाकात भी हुई है जी, जी। और सक्रिय लेखकों में है। मतलब ये नहीं कि मेरी तरह नहीं है कि लिखा छपा और छोड़ दिया। वो बहुत अच्छी तरह से संपर्क उनके बहुत दूर दूर तक है। तो मुझे तो मेरी लिखी हुई सारी कहानियां अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा अच्छी तो वही लगेगी ना जिसको ज्यादा से ज्यादा पाठकों ने अच्छा पसंद किया है। इन कहानियों में अब एक कहानी मेरी है जो समीक्षकों और संपादकों और लेखकों
सभी को काचू की टोपी, ये तो बाल कथा संग्रह है, इसकी इसकी पहली रचना काचू की टोपी जो है वो एक दिन अनायास ही घूमते हुए एक जगह मैंने काचू शब्द आ गया मेरे सामने, जी और काचू शब्द आने के बाद में मुझे लगा कि भी ये कोई पहाड़ी शब्द हो सकता है, और पहाड़ी लोगों को माना जाता है कि वे भोले भाले होते हैं। तो मैंने इसमें एक भोले लोग कल्पना की है काचू की, जो पहाड़ी युवक है। और इस कहानी में और तो कोई विशेष बात नहीं, हास्य तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है, वो काचू ये कहता है कि समझदार कहलाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, समझदार कहलाने के लिए चालाकियां दिखानी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कर सकूंगा, मैं तो सच ही बोलूंगा, लोग चाहे मुझे बावला ही समझे, बुद्धू ही कहें, मैं सच बोलूंगा और शरीफ रहूंगा, मुझे चालाकियां नहीं दिखाई जाती। मैं चोरी नहीं करूंगा, चाहे मेरी अपनी वस्तु की ही बात कोई वस्तु हो, वो चोरी से नहीं लूंगा। उसमें यही तो हुआ था ना, उसके पास एक टोपी थी, है समय में थोड़ा सा सारांश बता दूंगा। जी, स्वागत। उसके पास टोपी थी, वो मैदान में काम करने आया था, सर्दी थी, उसने टोपी सिर पर रख ली, उसकी गर्मी से उसको नींद आ गई। उसको नींद आ गई तो किसी ने उसकी टोपी चुरा ली। अब चुरा ली तो उसे सर्दी लगने लग गई थोड़ी देर में। उसने सिर पर हाथ रखा, टोपी तो नहीं है, उड़ गई या कोई चुरा ले गया। उसने चारों तरफ इधर उधर देखा, कहीं दिख नहीं रही। एक जगह एक बेंच पर एक सोया हुआ दिखा आदमी, उसके सिर पर वही टोपी थी। उसने वो अपनी टोपी उठा ली, उस आदमी को पता भी नहीं चला। लेकिन टोपी उसने सिर पर रखी अपने, वो गर्मी नहीं थी टोपी में। ये क्या हुआ? ओहो, इसका मतलब ये है कि वो चोरी से ली है मैंने। उस आदमी को बता कर लेनी चाहिए थी, मेरी टोपी है, मैं ले जा रहा हूँ, उसको बताना चाहिए था, इसलिए इसकी गर्मी निकल गई। वो वापस आया, वहां ढूंढा उसको चारों तरफ, कहीं वो दिखा नहीं। वो अपने थाने में पहुंच गया, थानेदार से कहा, जी ये मेरी टोपी है और इसके साथ ऐसा हुआ, मैंने ये चोरी से ली है, इसलिए आप मुझे सजा दीजिए। थानेदार कहता है, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं, तेरी टोपी तेरे पास आ गई, बात खत्म। कहनी जी आई तो चोरी से है ना, मैंने चोरी तो की है ना, चाहे मेरी चीज की हो, मुझे सजा चाहिए। अच्छा, इधर से उठा करके कहा, ये ले तेरी टोपी, मिल गई, और जा तेरी सजा यही है, टोपी सिर पर लगा ले और चला जा। उसने टोपी सिर पर लगा ली और बैठ गया, और चला कहाँ जाए, बैठते ही उसको नींद आ गई टोपी की गर्मी से। अब वो कई देर बाद जागा तो बोले, जी मुझे तो नींद आ गई थी, आपने क्या सजा दी थी मेरे को? क्या मैंने तेरे को 2 घंटे सोने की सजा दी थी, वो तूने भुगत ली। कहाँ भुगत ली, वो तो मुझे अपने आप नींद आ गई थी, अब दी आपने सजा, अब मैं भुगतूंगा उसको। दोबारा सो गया, वो सो गया, थाने वाले सब हंसने लग गए, क्या अब पता नहीं क्या वो अपने आप जागा या उसको किसी ने जगाया। कहने का मतलब है कि सत्य के प्रति इतना निष्ठ था, इतनी निष्ठा थी उसमें कि कुछ भी हो, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कोई चालाकी नहीं दिखाऊंगा। यही इस कहानी में है, और इतने लोगों ने इसको पसंद किया है, 10 जगह तो पत्रिकाओं में छप चुकी, किताबों में छप चुकी, और एक जगह तो शायद पाठ्यक्रम में भी है। तो मुझे अपनी ये कहानी अच्छी लगती है। या एक और कहानी थी, पेड़ और बादल, ये भी मेरे एक संग्रह में है, और पर्यावरण से संबंधित कहानी है, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। अब और क्या बताऊं, हर कहानी की एक पीछे कहानी होती है, कहानी के पीछे कहानी होती है, कई बार छप जाती है, कई बार एक दो संग्रह में ऐसी भी कहानी है जो मैंने 2 जगह भेजी, दोनों जगह से संपादकों ने अभिवादन और खेद सहित वापस कर दी, लेकिन उसके बाद में 5 जगह छप चुकी। क्या करें मेरा कहने का मतलब है, कहानियों के पीछे भी कहानियां होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, क्षत्रिय जी, मैं तो यही कहूंगा, काचू की टोपी जो है मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। जी हाँ, वो कह भी रहे हैं यहाँ पे, सर जुड़े हैं, दीनदयाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उसी पर आपको साहित्य अकादमी के मार्फत से, मैं उसे यहाँ पे अवश्य बताना चाहूंगा, इस किताब को साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, आपको बधाई फिर से। ये शब्द मेरे नहीं हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं दीनदयाल शर्मा जी की ओर से हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।
जी। दोनों मित्रों का धन्यवाद। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे मित्र हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि शील कौशिक जी, बहुत प्यारी कहानी है पेड़ और बादल। वो उसे उन्होंने आत्मसात किया है और वहाँ से कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन रचना है और आपकी कलम से यूं ही रचनाएं बहती रहें। आदरणीय, एक प्रश्न है मेरा यहाँ पर। तो प्रश्न यह है कि यहाँ पर उभरते बाल साहित्यकार जो हैं हमारे यहाँ पर, जो है, उनके लिए खास करके जब लेखन की दुनिया में उतरे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो पैसा निश्चित तौर पे होता है, साहित्यकार जो है, कि क्या वे इस साहित्य सृजन को एक प्रोफेशन के तौर पे ले सकते हैं, साहित्य सृजन की ओर उतर के, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, शिक्षक हैं या फिर पत्रकार हैं या फिर हैं, क्या साहित्य एक लेखक के तौर पर एक कोई व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर सकता है, या फिर फुल टाइम जॉब, अंग्रेजी में जिसे कहें फुल टाइम जॉब की लेकर क्या भारत में बाल साहित्य के तौर पर क्या वो सरवाइव कर पाएगा या फिर बचे रह पाएगा? जी देखिए, ऐसा सुना है कि विदेशों में वर्षों से ऐसे लोग होते रहे हैं जो केवल और केवल लेखन ही करते रहे हैं और कोई किसी व्यवसाय से नहीं जुड़े। अपने देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लेखन से जुड़े हैं और दूसरे व्यवसाय नहीं कर रहे। लेकिन कोई बाल साहित्यकार मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है कि जो केवल बाल साहित्य लिखते हुए इसी से जुड़ा रहे और अपना जीवन यापन ईमानदारी से करता रहे। बहुत मुश्किल काम है। हर व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ना पड़ेगा। एक दो तो ऐसे लेखक हैं जो किसान हैं, दिन में खेत में काम करते हैं और रात में बाल साहित्य लिखते हैं। कुछ अध्यापक हैं और सबसे सरल तो अध्यापक के लिए होता है, क्योंकि वो दिन में अनेक बच्चों से जुड़ता है। उसको जितना बच्चों का ज्ञान होता है उतना किसी को नहीं होता। हर बच्चे अब दिन ब दिन एकल परिवार हो रहे हैं। एकल परिवार में बच्चे कम होते हैं तो बच्चा भी परेशान होता है। उसको ये नहीं पता होता अभी दूसरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और माता पिता भी उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि माता पिता जिस परिवार में एकल बच्चा होगा, माता पिता जरूर किसी जॉब में होंगे, जरूर कोई नौकरी पर जाते हैं, बच्चा भी अकेला, माता पिता भी अकेले। इसलिए इन सब हालात में, और एक समय था तब हर पत्र पत्रिका अपने कुछ पृष्ठ बाल साहित्य के नाम पर सुरक्षित रखती थी और उसमें बाल साहित्य छपता, अखबारों में भी और पत्रिकाओं में भी। लेकिन अब शायद किसी किसी पत्रिका में या किसी किसी अखबार में वो चीज मिलती। तो ऐसे में आपने लिख लिया बाल साहित्य, आप लिखते ही उसे पुस्तक रूप में नहीं छपा सकते, और पुस्तक रूप में छपा लेंगे तो क्या वो बिकेगी? अगर वो पुस्तक नहीं बिकेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? आपको जीवन यापन करने के लिए पैसा होना जरूरी है। हाँ, आप ईमानदारी से कमाएंगे तभी बाल साहित्य लिख सकेंगे। ये नहीं कि आपने चोरी चकारी या ब्लैक मार्केटिंग की और लिख दिया, कभी नहीं लिखेंगे। आपको बाल साहित्य लिखने के लिए पहले ईमानदार होना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि केवल बाल साहित्य लिखते हुए किसी लेखक को ये खतरा नहीं उठाना चाहिए कि वह तो सिर्फ बाल साहित्य लेखन करेगा और कोई काम नहीं करेगा, और दूसरा काम अवश्य ही करे। दूसरे काम करने से उसे कुछ और अनुभव होंगे और वो अनुभव उसे साहित्य लेखन में काम देंगे। आप कमरे में बैठ करके अकेले कभी भी अच्छे लेखक नहीं बन सकते। जब तक लोगों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक समस्याओं से दो चार नहीं होंगी, आप समस्याओं को हल नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा भी एक बच्चे के सामने क्या समस्या है, तब तक आप अच्छा बाल साहित्य लेखन नहीं कर सकते। इसलिए समाज से जुड़िए, परिवार से जुड़िए और कोई न कोई व्यवसाय अवश्य करिए। बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी हमारे मित्र सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर दीनदयाल शर्मा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि भारत में साहित्य सृजन तो जुनून है, और डॉक्टर ऋषि शर्मा भी जुड़े हुए हैं, बेहतरीन हैं। और यहाँ पर अक्सर हम लोग बात करते हैं सर कि सृजन के क्षेत्र में जब हम लोग उतरते हैं तो निश्चित तौर पे इससे हम लोग एक तरह से एक बाई लेन लेकर
सृजन की ओर हम लोग बढ़े, अपना एक, क्योंकि अपना देश जो है वो साहित्य की ओर निश्चित तौर पे जुनून है, परंतु जब हम लोग कॉमर्शियल दृष्टि उस पर डालते हैं तो कहीं ना कहीं खतरे वाली घंटी सुनाई देती है कि शायद हो सकता है कि जीविकोपार्जन ना कर पाए, ना आगे बढ़ पाए। निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं घटती हैं और हम लोग इससे, और ये बहुत ही ईमानदारी से आपने इसका उत्तर दिया, क्योंकि जो सच्चाई है, जब सृजन के क्षेत्र में आप पूरी तरह से उतरते हैं और उसे ही आप एक माध्यम और साधन बना लें, तो शायद कहीं ना कहीं वो खतरा उठाना पड़े। जितने मेरे साथी हैं, अपनी कलम को मजबूत रखिए, दिन बदलता है, बदलेगा निश्चित तौर पे। मेहनत कीजिए, ईमानदारी होनी चाहिए आप में, ये बहुत बड़ी बात है। सर से ये तो अवश्य हम लोग जाने हैं, क्योंकि जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे हर तरफ, चाहे किसी भी, आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आप सभी जितने साथी जुड़े हैं, सर आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस जब हम लोग मना रहे हैं तो इसके पीछे भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ईमानदार थे, इसलिए हमें स्वतंत्रता मिली, ईमानदार थे। तो स्वतंत्रता जैसी बड़ी कीमत जो हम लोगों ने उसे पाने के लिए जितनी कीमत हम लोगों ने चुकाई है, और अमृत महोत्सव बना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के, तो वो कीमत को जो है वही समझ पाएगा जो ईमानदार होगा। और हर क्षेत्र में, चाहे आप सृजन के क्षेत्र में जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाएं, यदि आप अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव कर भी गए तो शायद वो, कहते हैं ना, जैसे सर ने कहा कि वो कोई व्यक्ति था जिसने वहां से लिया, लेकर छपवाया, परंतु कहाँ है वो, कहाँ है सर? निश्चित तौर पे उन्हें गुरु कोई नहीं मानेगा, परंतु गोविंद शर्मा स्वयं में एक गुरु हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों का। आदरणीय, एक और प्रश्न है यहाँ मैं आप तक मैं जरूर ले आना चाहूंगा कि यहाँ जब हम लोग बात करते हैं, कि जब लिखते हैं हम लोग खास करके, यहाँ पर कहानी लेखन हो या फिर ये जो शॉर्ट कहानी लिखते हैं, है ना, तो उसमें उसमें ये विधा की दृष्टि से क्या अंतर होता है? जब हम लोग कहानी लिखते हैं, लघु कथा लिखते हैं, तो उसमें किस तरह से हम लोग वो बारीकियां होंगी, उससे यदि आप अवगत कराएं तो हम लोग जब मतलब हम लोग लिखेंगे तो हमारे लिए वो काफी लाभप्रद होगा सर। जी देखिए, लघु कथा, बाल कथा और व्यंग तीनों का ही अपना अपना क्षेत्र है। हो सकता है बाल कथा को आप पढ़ते हो, आप अच्छी तरह समझते हो, लेकिन जी लिखते समय हम यही सोचते हैं कि हम इसे बच्चों के लिए लिख रहे हैं, न कि बड़ों के लिए। बड़ों को उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लिखते बच्चों के लिए, इसलिए उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिख सकते जिसका संबंध कोई झूठ हो, जिसका किसी की छवि खंडित करने का हो, जिसमें किसी को नीचा दिखाने का हो। उसमें हमें बच्चे को ऊपर उठना सिखाना है, न कि नीचे गिरना। लघु कथा में हम नेताओं पर 10 किस्म की बातें लिख सकते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। व्यंग में हम राजनीति को अच्छी तरह से लपेट सकते हैं कि भी कितना खराब करते हैं ये राजनीति। हो सकता है उतना खराब नहीं करते हो, लेकिन हम उनको उन पर डाल देते हैं ये इतने ही खराब है, ये बहुत खराब है। लेकिन ये खराब वाली बात बाल कथा में नहीं जा सकती। बाल कथा, लघु कथा और व्यंग, इन तीनों में ही एक सीमा रेखा होती है और उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और वो क्या होती है ये मैं अब जेब से पेन निकाल कर नहीं लगा सकता। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप बाल कथाएं भी पढ़ेंगे, लघु कथाएं भी पढ़ेंगे और व्यंग भी पढ़ेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी लिखी लघु कथा को बाल कथा मान लिया गया, लेकिन बाल कथा लघु कथा की तरफ नहीं आई। लघु कथा में अगर कोई सामान्य बात हुई, बहुत से लोगों ने बाल कथा मान करके ही छाप दिया कि जी ये तो बाल कथा है। जी और मैंने उसको देखा भी कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो बच्चों के खिलाफ हो। बच्चों की तरफ ज्यादा होशियार, ज्यादा सतर्क हमें बाल कथा, बाल साहित्य लिखते वक्त ही रहना चाहिए। और ये जो कई विधाओं में जो लोग लिखते हैं वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो 2-2, 3-3, 4-4 विधाओं में लिखने वाले तो और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, और मैं अभी तक बस बचा रहा हूँ कि भी मेरी कोई गलत बात
बाल कथाओं में नहीं गई और आगे भी सतर्क रहूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। और ये सब पढ़ने से लगता है, आप किसी और दूसरे को पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि इसने बाल कथा में वो बात लिखी है जो बच्चों के लिए नहीं है, तुरंत समझ जाएंगे आप, अगर आप बाल साहित्यकार हैं तो। और यही कहिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए, यही मेरा कहना है। जी बिल्कुल। आदरणीय, एक और प्रश्न है ये मेरा स्वयं, ये कहीं न कहीं बुलबुला रहा था, तो इसको आप तक पहुँचाना चाहूँगा। जब हम लोग बात करते हैं कि बच्चों के लिए जब हम लोग लिखते हैं, तो उनके चरित्र निर्माण की बात होती है। जो पात्र जो हम लोग चुनते हैं, क्योंकि कभी-कभार जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द ऐसे ना चले जाएँ या फिर कुछ ऐसे पात्र सृजित ना हो जाएँ। जैसे कि आपने कहा कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति भी था, वो सेठानी के बारे में आपने भी कहा था कि और सेठ के बारे में। तो जब हम लोग बाल साहित्य सृजन करते हैं, तो वो चरित्र निर्माण, क्योंकि बच्चों के कहीं जब बच्चा पढ़ता है, वो निश्चित तौर पे उन शब्दों के साथ-साथ उस चरित्र को भी कहीं न कहीं आत्मसात करता है। उस शब्द के मार्फत से वो उतरता है। वो चरित्र उनके हृदय में उतरता है और कहीं न कहीं वो उसका जो दूरगामी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो एक बाल साहित्यकार को इस ओर क्या ध्यान रखना चाहिए जब वो सृजित करे? जी, जी, मैंने पहले यही कहा है जी, कि चरित्र निर्माण हो सकता है, मैं कोई बड़ों के लिए कहानी लिखूं और उसमें जी, चरित्र निर्माण वाली और सुनागरिक बनने वाली या संस्कार सिखाने वाली बात होगी, तो शायद बड़े पाठक को पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन इन चीज़ों को हमें बाल साहित्य में सम्मिलित करना होगा। हम बच्चों को सिखाएंगे 10 बातें, हो सकता है हुँ, वो 10 न सीखे, 2 सीख लेंगे ना, तो वो भी उपयोगी होगा। इसलिए बिल्कुल। बाल कथा में, बाल कविता में किसी का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। चरित्र बिल्कुल, हनन की बात, चाहे वो कितना ही खराब आदमी हो कोई, हमें उसको बाल साहित्य की तरफ नहीं मिला। हमें उस आदमी को बाल साहित्य में लाना चाहिए जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका चरित्र अनुकरणीय है। बाल साहित्य में हमेशा आपके मेरे एक 2 बातें मैं ज़रूर रखना चाहता हूँ। एक जी, सीख और दूसरा मनोरंजन। अब मैं सीधे-सीधे कह दूँगा, हे बच्चों आपको ऐसा बनना चाहिए, आपको वैसा बनना चाहिए। वो उपदेश हो जाएगा, कोई बच्चा स्वीकार नहीं करेगा, पढ़ेगा बिल्कुल, भी नहीं, स्वीकार करना तो दूर। और उसी उपदेश को, उसी सीख को मनोरंजन, रोचक भाषा के में लपेट कर दूँगा तो वो पढ़ेगा भी और समझेगा भी। यानी बच्चे को कुनीन की खारी गोली देने से पहले उसे शुगर कोटेड करना पड़ेगा। और यही बाल साहित्य है कि भई आप सीख दीजिए, लेकिन छिप कर सीख दीजिए, रोचक भाषा में सीख दीजिए, किसी न किसी मनोरंजन के साथ। बिल्कुल। मेरे ख़्याल से जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं और जितने भी आने वाले समय में अपने आप को एक लेखक के तौर पे या लघु कथाकार के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपके शब्द निश्चित तौर पे वो मार्गदर्शन के रूप में या फिर लाइट हाउस के रूप में हमारे लिए या हम सभी के लिए काम आएँगे। और ये हमारा सौभाग्य है, हिंदी है ज़िंदगी आपको पुनः नमन करता है। यहाँ पर हम लोग अक्सर हम लोग बात करते हैं साहित्य का क्षेत्र है और सृजन का क्षेत्र है, तो सृजन के लिए सबसे पहली जो हमें जो ज्ञान मिला आज के इस चर्चा परिचर्चा से कि हमें ईमानदार होना होगा। ईमानदारी पहली जो है सीढ़ी है और जब तक हम उसे नहीं आत्मसात करेंगे, तब निश्चित तौर पे हम में से कोई भी बेहतरीन रचनाकार तो छोड़िए, एक बेहतरीन इंसान भी नहीं बन पाएगा। तो ईमानदार होने की आवश्यकता है और हम सभी को, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, आप सभी को पुनः नमन है। हमारे साथ गोविंद शर्मा जी हैं और उनको नमस्कार। बार-बार नमन है और ये सौभाग्य है हमारा कि आप हमसे जुड़े और हम आपसे जुड़ पाएँ और ये पूरा का पूरा मंच जो है आपको नमन करता है। और डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, आपको बहुत-बहुत बधाई है और साधुवाद मैं देना चाहता हूँ स्वयं एक संचालक के तौर पर कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं, ये आपके मस्तिष्क की उपज है और सारी जो हैं इतने ये गुणी व्यक्तियों से हमारा साक्षात्कार हो पाता है, जिनमें गोविंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये इसके लिए आपको कोटि-कोटि नमन और इतिहास के पन्नों में हिंदी है ज़िंदगी, एक स्वर्णिम अक्षर में ये हस्ताक्षर जो है यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इंगित करेगा
और कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे शोध छात्र जो जुड़ेंगे बाद में, उनके लिए लाभान्वित भी होंगे। जब हम लोग बाल साहित्य जब हम लोग बाल साहित्यकार की बात करते हैं या उसके सृजन की बात करते हैं इतिहास के, ये जितने भी साक्षात्कार हैं वो हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन है। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और ये सौभाग्य है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है सर। और इन्हीं शब्दों के साथ यदि आप जरूर कुछ जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। बस मैं तो अब इससे क्या कहूँ, मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया। निसंदेह मैं अपनी बात कह सका, आपकी भी सुन सका। ये कोई आवश्यक नहीं कि मेरी बातें ही आपके काम आई। आपके बहुत से शब्द मैंने ग्रहण किए हैं, आपकी बहुत सी बातें मुझे लगी है, वो मेरे भी काम आएगी। और लोगों में यही मैं देखता हूँ कि मेरी रचनाएं पढ़ करके जो लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं ना, मुझे सबसे अच्छा वही लगता है और वो मेरे बहुत काम आती है। ऐसी बात नहीं, चाहे मैं उनके प्रति कृतज्ञता न ज्ञापित कर पाऊँ, लेकिन वो सब बहुत आती है। आपने मुझे अवसर दिया, मैं इसके लिए भी आभारी हूँ। मैं हिंदगी परिवार का भी आभारी हूँ और मैं इस अनोखे ग्रुप का, समूह का, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी की इस कल्पना का बहुत ही कायल हूँ और मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आपको नमन है सर, पुनः नमन है। आप और पुनः मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, आज का दिन बड़ा शुभ है और इस शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़े थे और जुड़े हैं गोविंद शर्मा जी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आगे भी इनसे मुलाकात होती रहेगी और साहित्य की गंगा जो है वो यहीं से बहती रहेगी और सृजन की धारा से हम आप सभी जुड़ेंगे। जुड़ते रहें और जी हाँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जब भी आदेश होगा हाजिर हो जाऊंगा। ये सौभाग्य बहुत अच्छा लगता है जी। आपके चरणों में बैठकर हम लोग साहित्य साधना करें और सीखे, इससे बड़ी बात क्या। और ज्ञान की जो धारा जो है यहाँ बही है, उससे हम सभी लाभान्वित होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद हम लोग को यूं ही मिलता रहे। आप सभी को नमन है और जितने मेरे साथी जुड़े हैं आप सभी को भी नमन है। यूं ही जुड़ते रहिए क्योंकि ये श्रृंखला समाप्त होने को नहीं है, क्योंकि अगली कड़ी जो है आ रही है और आप जुड़ते रहे। बिल्कुल, तो पुनः नमन, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जी हाँ, मास्क पहनना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार सर, आपको भी नमन। आप स्वतंत्रता दिवस की बधाई आपको और बहुत शुभकामनाएं। नमन सर, नमन, आपको नमन। हिंदगी, हिंदी है जिंदगी।